बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पीटीआई का बयानिया कि हमारा आईनी हक एहतजाज हमें इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। जो कुछ हुआ 25 मई को वो आपके सामने है। किसी हद तक दुरुस्त भी था। पकड़ धक्कड़ हुई, छापे मारे गए, शेलिंग हुई, टेयर गैस भी आपके सामने है। बहुत कुछ हुआ, कराची में भी, पंजाब को भी चौक कर दिया गया। ये बयानिया इतना ज़्यादा कामयाब हुआ कि जिन लोगों की हमदर्दियां पीटीआई के साथ नहीं थी उन लोगों की भी हमदर्दियां हासिल हुई। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का एक तफसीली इंटरव्यू आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारे पास मुकम्मल तौर पे मालूमात हासिल थी कि इन्होंने 2 से 2,500 लोगों को यहाँ पे स्टे पहले से करवा दिया था इस्लामाबाद में, और उनके पास असला भी मौजूद था। जिस पे उन्होंने कहा कि मुस्तक़िल इत्तलात हमारे पास थी कि यहाँ पे जो केपी के हाउस है वहाँ पे भी लोग जमा थे। इसके अलावा मुख्तलिफ इस्लामाबाद के मकामात पे लोग जमा थे जिनके पास असला मौजूद था और इंतशार का ख़तरा था। अब इसके बाद ये उनसे कहा गया कि जब इतना सब कुछ हो चुका था तो अब आगे की आप इजाज़त कैसे दे सकते हैं और किस तरह से आगे बात जाएगी? क्या आप इन इत्तलात के बेस पे इनके आगे के मार्च को रोकेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये बात अब कैबिनेट पे डिपेंड करती है। हम तमाम सबूत कैबिनेट को फराम करेंगे। हमारे पास ऑडियो भी मौजूद है, सबूत भी मौजूद हैं कि ये रियासत में क्या करना चाह रहे थे। खुदा न खास्ता इससे बड़ा भी काम हो सकता था, लेकिन हमने वक्त पे कार्रवाई की और राना सनाउल्लाह के मुताबिक उन्होंने जो भी स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने इस्तेमाल की वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ पीटीआई के रहनुमा लोग इससे बिल्कुल मनफी जो है बयान देते हैं। लेकिन उसके साथ ही महमूद खान साहब ये कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है वो अगर फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी तो फोर्स भी इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान साहब का बयान कि इस दफ़ा हमने जो तैयारियां नहीं की थी अगली दफ़ा हम वो तैयारियां करके आएंगे। एक तरफ तैयारियों की बात की जाती है, दूसरी तरफ महमूद खान साहब जो हैं वो फोर्स इस्तेमाल करने की बात करते हैं। तो क्या रियासत में तसादुम होने जा रहा है या पहले भी इसका कोई ख़तरा था जिसका राना सनाउल्लाह जिक्र कर चुके हैं? आगे क्या होने वाला है? डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये अंदिया भी दे दिया गया है कि शायद पीटीआई के लोग वापस से असेंबलियों में बैठ जाएं। इसमें कहाँ तक सदाकत है? इस हवाले से कुछ प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल सान साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई सॉरी सर, ये बड़ा ब्लंडर हो जाता है बाज़ों का, पीपल्स पार्टी से। सर आपको बुरा तो नहीं लगा? कोई खास अच्छा भी नहीं लगा। चलें जी, लाइव प्रोग्राम में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इनके साथ मौजूद हैं नोमान रिजवी साहब, आप तजियाकार हैं, और उनके साथ मौजूद हैं इरफान जिलानी साहब, आप का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। इकबाल खान साहब आपकी तरफ से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि राना सनाउल्लाह सही कह रहे हैं या फिर पीटीआई वाले सही कह रहे हैं? आपने क्या ऑब्जर्व किया है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, मेरे दोस्तों को, नोमान साहब को, इरफान साहब को, देखने सुनने वालों को सबको सलाम। देखें, राना सनाउल्लाह इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, तो यकीनन हम उनकी बात को यकसर मुस्तरद तो नहीं कर सकते। मालूमात की बिना पर उन्होंने बात की होगी, और वो जब कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट पे इस इशू को रखूँगा, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 सवाल छोड़े हैं, और ये 7 सवाल जो है हमारे मुल्क के इदारों ने सुप्रीम कोर्ट में विद इन अ वीक जमा करवाने हैं। एक हफ्ता हम रुक लेते हैं, देख लेते हैं कि जी इदारों की रिपोर्ट्स क्या है, इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट क्या है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट क्या है, उसके बाद वाज़ेह हो जाएगा कि कौन क्या कुछ कर रहा था। देखिए, कुछ चीज़ें तो हमारे सामने आईं, और जो मिजाज पीटीआई की क़यादत ने अडॉप्ट किया है उससे तो ये लगता है कि ये ऐसा कुछ करने जा रहे थे जिससे तसादुम हो। सर कराची में क्या करने जा रहे थे? जो कराची में आपकी गवर्नमेंट है, कराची आपने में निहत्ते लोगों पे शेलिंग की, आपने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, उन लोगों का क्या कसूर था? मैं यहाँ डॉक्टर साहब कहूँगा आपसे कि कराची में दफ़ा 144 लगी थी, और जब दफ़ा 144 लागू होती है तो किसी भी सियासी जमात को, चाहे वो हमारी हो या किसी और की जमात हो, वो ममनू हो जाता। चलें जी, आपने उसका ख्याल नहीं रखा, कोई बात नहीं। ज़रूरत क्या थी मैं बताता हूँ, मुझे बात अपनी फिनिश करने दें। हालिया दिनों में कराची में 3 इवेंट्स हुए दहशत गर्दी के, और आपको पता है अच्छी तरह कि कराची अंडर थ्रेट भी था। जब ऐसी सूरत हाल में और सिंध हुकूमत ने या सिंध पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है, तो यकीनी तौर पर एक लिमिट में की है। उसके बाद ये जाके बैठे, धरने पे बैठे रहें, सुबह तक बैठे रहें, किसी ने इनको नहीं रोक टोक किया। लेकिन दफ़ा 144 की पाबंदी करवाने के लिए सिंध पुलिस ने कोशिश ज़रूर की। जब उन्होंने देखा कि सूरत हाल अच्छी नहीं है
لوگ نہیں ماننے کو تیار ہے تو سندھ حکومت نے اجازت دی, سندھ پولیس نے اجازت دی جا کے بیٹھ جائیں. اور کتنے لوگ تھے وہاں پہ, 1,500-2,000 لوگ تھے, بیٹھے رہے صبح تک, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں بنا. لیکن دفعہ 144 کی پابندی کروانا بھی اداروں کا, سندھ پولیس کا ان کا ڈومین ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرتے. حالیہ دنوں میں جو ایونٹ ہوئے تھے اور جس کی جو تھریٹ تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کیا نا. لیکن جب سے گورنمنٹ سے گئے ہیں خان صاحب, مجھے نہیں پتا ان کی کیفیت کیسی ہے ابھی, لیکن اس وقت سے اب تک یہ جلسے ہی کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں جلسے کیے گئے, کسی نے ان کو نہیں روکا. سر یہ بات مان لیں کہ میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے کامیاب جلسے کی, ٹھیک ہے, جلسے اچھے تھے, جلسے میں لوگ بھی تھے, میں اسے ڈینائی نہیں کروں گا, نمبرز پہ بھی بات نہیں کروں گا, آپ کچھ کہیں گے میں کچھ کہوں گا, اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز موومنٹ کرتی ہے, جلسے کرتی ہے, جلوس کرتی ہے, اس کا رائٹ ہے. جب موجودہ گورنمنٹ کو اس بات کی معلومات ہو, ان کو نشاندہی ہو کہ سچویشن ڈفرینٹ ہے, اس میں کچھ لوگ جو ہے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں گے, اور اب تو ثابت بھی ہو گیا نا, خاص صاحب نے خود کہہ دیا کہ ہمارے لوگوں کے پاس پسٹلز تھے. تو کیا کر رہے تھے پسٹلز؟ عوامی لوگ جو ہوتے ہیں, پولیٹیکل ورکر جو ہوتے ہیں, اس کا وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ KPK کے لوگوں کے پاس ویسے بھی اسلحہ ہوتا ہے, تو وہ جلوس میں لانے کے لیے ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو پولیس روکے تو آپ اس کا جواب دیں. سر آپ کے پاس اسلحہ ہے؟ دیکھیں میں کیری نہیں کرتا, مجھے گھر میں گھر میں رکھتا ہوں. سر عموماً ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس اسلحہ لوگ رکھتے ہیں, لائسنس والا رکھتے ہیں. بٹ میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں آج تک کسی بھی پولیٹیکل ایونٹ میں وائپن اپنے ساتھ کبھی بھی نہیں لے کر نہیں گیا, اور نہ میں یوتھ ونگ کراچی کا صدر بھی رہا ہوں, نہ ہمیں اس قسم کی کوئی ہدایت کبھی ہوتی تھی. ہم بھی ماسز میں رہے ہیں, ہم نے بھی یہ سب کچھ دیکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ یہ سب کچھ کسی نے نہیں دیکھا. ان کے اوپر تو یہ پہلی بار یہ وقت آیا ہے. ہم نے تو, ہمارے تو شہید قائد نے اپنے چہرے پہ شیلنگ کے سیل جو ان کے لگے تھے, نصرت بھٹو صاحبہ کے سر کھول دیے گئے تھے, ویڈیوز موجود ہیں, فوٹیجز موجود ہیں, جو بھی ادوار تھے. تو مقابلہ کیا جاتا ہے, ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے نہیں مقابلہ کیا جاتا. مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ چیزوں کو جو ہے وہ غلط طریقے سے بھی پیش کیا جاتا ہے. اگر خان صاحب نے کہا کہ جی اسلحہ تھا تو اس کو بھی ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. میں یہ کہہ رہی ہوں فیکٹس اینڈ فگر کیا ہیں, کیا باقی ایسی کوئی اطلاع تھی کہ ان کے پاس؟ ڈاکٹر صاحب دو چیزیں. خان صاحب جو ہے احتجاجی پوزیشن لیے ہوئے ہیں ابھی تک 2014 کی طرح. یہ سپریم کو اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اپلیکیشن کس بنیاد پر رد کی کہ انہیں سپریم کورٹ کی گرلوں پر شلواریں لٹکائیں دھو کر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو اپلیکیشن تھی, ان کی جو درخواست تھی وہ رد کی. کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے پولیس کو وہاں چترول کروائی, SSP لیول کے لوگوں کو چترول کروائی, اور موجودہ صدر اور سابق وزیر اعظم کی گفتگو ریکارڈ پر موجود ہے. وہ جو موجودہ صدر کہتے ہیں جناب وہ PTV میں گھس گئے, کہتے ہیں جان دو پریشر بنے گا اور ڈیولپ کرو. دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں کیا ملک کے لیے بہتر ہوتی ہیں؟ آپ احتجاج کریں, احتجاج اور پارٹیز نے بھی کیا ہے, لیکن 2014 کا PTI کا یہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ انتشار کی پولیٹکس ان کو سوٹ کرتی ہے اور یہ اسی طرف جانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ ایجیٹیشن کی سیاست TLP ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے, انہوں نے کی. اس کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی مجھے بتا دیں جنہوں نے اس طرح کی جو سچویشن پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کی ہو. جب ہمارے ملک میں چائنا کا پریزیڈنٹ آنے والا تھا, آپ وہاں دھرنا دیے بیٹھے تھے, آپ نے اس وقت بھی پاک چائنا جو تعلقات تھے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی, اور آپ کہتے ہیں مجھے امریکہ, او بھائی آپ نے تو جو کام کیے وہ امریکہ کے فائدے میں گئے. آپ نے CPEC کو کلوز کر دیا, آپ نے پاکستان چائنا کے جو تعلقات ہیں ان کو خراب کر دیا. آج شہباز شریف ترکی میں معافیا مانگتے پھر رہے ہیں ان کے گناہوں کی. تو یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. میں آپ سے اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو آپ سے پروگرام میں کروں گی, لیکن یہاں پہ جو ایک کوشچن ریز ہوتا ہے وہ یہ کہ جتھوں کی سیاست کو کبھی بھی انکریج نہیں کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے, اور 2014 میں بھی کہا جائے کہ جتھوں کی سیاست تھی, اور پھر جس مذہبی جماعت کا بھی اقبال خان صاحب نے ذکر کیا انہوں نے بھی جتھوں کی سیاست کی. کیا جتھوں کی سیاست کے سامنے ہمیشہ گھٹنے ٹیک دیے جائیں گے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. نعمان رضوی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ آئینی طریقے سے حکومت گئی ہے تو کیا ان کا آئینی حق نہیں ہے کہ وہ احتجاج کریں؟ بالکل حق ہے ان کا, اور کرنا چاہیے ان کو احتجاج, اور احتجاج کر بھی رہے ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ کہ جو 2014 اور 15 میں ہم نے تحریک انصاف کی پوزیشن دیکھی تھی, احتجاج کی, اور عوام میں جو جوش و جذبہ دیکھا تھا وہ اس دفعہ دکھنے میں نہیں آیا. آپ نے ذکر کیا کہ پنجاب پیک ہوا یا کراچی, تو وہ بہت معمولی انداز میں کوئی ایسا. کراچی تھوڑا کم پیک ہوا ہے, پنجاب بہت بری طرح پیک ہوا تھا. چلیے مان لیا آپ کی, لیکن وہ جو 2014 اور 15 میں جو عمران خان کا ایک بھوم تھا, عمران خان کا جو احتجاج تھا وہ بڑا زبردست ہمیں دکھ رہا تھا. کیونکہ یہ 4 سال کی کارکردگی دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس تعداد میں ان کے ساتھ نہیں کھڑی, اور انہوں نے کافی حد تک ان کو ریجیکٹ کیا. اگر ان کے پاس لوگ ہوتے تو یہ تو ان کی زبان MKM نے بھی ریجیکٹ کر دیا, سب نے ریجیکٹ کر دیا. MKM کا کیا نام لیں اس وقت. بات یہ کہ دیکھیں 2014 میں اور اب میں بڑا فرق ہے. اگر ان کے پاس ذرا سا بھی ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے پاس لوگ نکل آئیں گے, یہ انہوں نے چیک کر کے دیکھا, یہ جو لانگ مارچ اور انقلاب جو رات ہوتے ہی ختم ہو گیا, صبح بھی نہیں ہونے دی.
मतलब थोड़ी देर रुक जाते हैं, हम समझते थे शायद सुबह तक चलेगा, तरह माहौल वाल बनेगा, लेकिन वो तो आधी रात में ही घर चले गए। अगर इनके पास आवाम ये भी, अच्छा फैसला नहीं था, फैसला इनका थोड़ी था, वो तो आवाम ही नहीं आई। अगर इनके पास आवाम हो तो ये तूफान बदतमीजी कर जाएं। सर आवाम को आने नहीं दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? आवाम को तो आपके लिए क्या गुलदस्ते लगा के रखती गवर्नमेंट के, आप आ रहे हैं एहतजाज करने, इनकलाब सर लाने आपको पता है इनकलाब लाने के लिए सड़क पे रुकावटों के साथ शीशे भी बिछाए गए थे आवाम। अरे तो इनकलाब ऐसे फूलों की सेज पे थोड़ी है इनकलाब। बात आप इनकलाब की कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे आने नहीं दे रहे। मतलब हेलीकॉप्टर पे भी आ जाओ, लेकिन आवाम तो नहीं। इनकलाब तो देखिए तारीख में इसी तरह से आता है कि अच्छा, फिर आप इनकलाब को बात कर रहे हैं, इनकलाब को जोड़ किससे रहे हैं? इदारे के साथ, कि वो हमारे हक में बयान देंगे अदालतें। भाई अदालतों ने इनकलाब लाना होता तो 70 साल से अब तक आ चुका होता इस मुल्क में। हमने अदालतों पे बात नहीं करते सर। इस अवाम ने अगर आपको जरा सा भी कुछ वोट दिए थे और हुकूमत में लेके आए थे तो 4 साल बहुत होते हैं इनकलाब दिखाने के लिए। इनकलाब ना लाते, इनकलाब का अलिफ तो दिखा देते, कोई पॉलिसी कोई काम ना करते, लेकिन कोई पुल तो छोड़ जाते जो आज शहबाज शरीफ साहब इफ्तिताह कर लेते, जैसे इन्होंने किया। बात यह कि आपने ना तो 4 साल में किसी किस्म की कोई पॉलिसीज दी, काम करना तो दूर की बात है, आने वाले वक्तों के लिए कोई एक रोड मैप, कोई किसी किस्म की कोई भी बात इस पे हम कारकर्दगी भी बात करेंगे। मुझे एक वन लाइनर आंसर दें कि आपको लगता है कि ये जो आगे मार्च होने जा रहा है इसमें मजीद तसादुम होगा? ना ये आप मार्च करेंगे, ये बात आप सोच लिए, समझ लिए, बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ ना, ये आप मार्च करेंगे। ये ऐसे मतलब आपको पता है इनके पास रात में बैठने सोचने का टाइम बड़ा होता है, तो ये सिर्फ बयानात इस तरह के देंगे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। अब लॉन्ग मार्च ये नहीं कर सकते, इनको अंदाजा है हो गया कि लॉन्ग मार्च का अंजाम क्या होगा। किसी चीज का खौफ है इनको? देखिए खौफ है ना, फ्लॉप होने का खौफ, भाई इतना बड़ा खौफ है। जिन लोगों ने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है वो हाथ खींच लेंगे। बात ये है कि अभी जो इन्वेस्टमेंट की है सर, देखिए फॉरेन फंडिंग उठा के देख लीजिए किसने इन्वेस्टमेंट किया, पता चल जाएगा आपको। बात ये है कि आप लोग कह तो रहे हैं कि शेलिंग हो गई, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि वो तो उनका जेवर है, हथियार, खैबर पख्तूनख्वा का और उनका। भाई ये कौन सी डुअल पॉलिसी है? मतलब ये काम अगर सिंध वाले कर लें, वो जेवर बना लें, तो आप उनको लापता कर दो, वो उनका हथियार है। उनका हथियार जब उन्होंने फॉरवर्ड करना शुरू किया तो हम भुगत रहे हैं आज तक के। जुल्म ना किया जाए। चलें, आपने जो पॉइंट लिया है उसमें मैं ज्यादा रुक नहीं सकती। इरफान जिलानी की तरफ चलते हैं। जी इरफान, आपसे कोई सवाल नहीं बनता है, आप जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इकबाल भाई की बात को थोड़ा सा मतलब तारीफ की नज़र से देखता हूँ। उन्होंने बड़ी मुनासिब बातें की, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा और माना इस बात को कि जलसे बड़े बड़े किए, अवाम बेशक इनके साथ थी, लेकिन तरीक़ेकार पे उन पे एतराज़ है। बड़े बड़े नहीं कहा सर, मेरा तरीक़ेकार पे एतराज़ है आपको। मैं एक लॉन्ग मार्च थोड़े दिन पहले बिलावल जरदारी साहब ने भी किया था इस्लामाबाद की तरफ, महंगाई मुकाओ, और नुमान साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त बातें की। मार्च था वो, मेरी अर्थ कौन सा? जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। चलें, वो आपकी नज़र में होगा, मेरी नज़र में नहीं। सर मैं भी शामिल थी इसमें, हम मीडिया कवरेज के लिए गए थे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी नज़र में होगा, हमारी नज़र में नहीं था। लेकिन वो असल पॉइंट ये नहीं है कामयाब नाकाम, पॉइंट ये है कि जिस महंगाई के खिलाफ बिलावल जरदारी निकले थे इस्लामाबाद, आज वो क्या इस हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे? मुझे ये बताया जाए, इसी हुकूमत के, इसी इंपोर्टेड हुकूमत के वजीर जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाह रही, आप पूरी बात कर लें। इसी इंपोर्टेड हुकूमत के वजीर एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है। यहाँ आपको मैं बता देता हूँ ऑन रिकॉर्ड बात, अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने कहा था जी टीयर गैसिंग जो है वो करनी पड़ती है और ये होता है वो होता है। सिंध हुकूमत की नाअहली, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 13 करोड़ की अभी टीयर गैसेस खरीदी हैं सिंध गवर्नमेंट ने। यहाँ अस्पतालों में बच्चों को कुत्ते काटने की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। यहाँ अस्पतालों में गरीब आदमी के लिए इलाज मैसर नहीं है। यहाँ अस्पतालों में मतलब हमारा सूबा गंदुम में चिलानी साहब, मैं ये चाहती हूँ कि हम आटा नहीं है। ये बात करने के लिए ना हमारे पास 6 महीने होते हैं जी, अवामी बात भी है, लेकिन ये बात करने के लिए हमारे पास डेडलाइन आ चुकी है। दफा 144 इन्होंने उस दिन क्यों नहीं लगाई जिस दिन बम ब्लास्ट हुए कराची के अंदर? एक दिन ब्रेक, इस वक्त ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के फौरन बाद जो है मैं आपसे ही शुरू करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक है।